बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। आज सैयदुल अय्याम जुम्मतुल मुबारक है, इस वीक का आखिरी दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज के दिन के लिए आप थोड़े से एक्साइटेड जरूर होंगे, क्योंकि आज का दिन आपके लिए आगे दो छुट्टियों की नवीद देकर आता है ना आदिल। किस हद तक खुश हैं आप आज के दिन जुम्मतुल मुबारक का रबीउल अव्वल? बहुत खुश होती हूँ, खास तौर पे जब वीकेंड करीब होता है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा है ना, जिस दिन कहती है मैं बहुत खुश होती हूँ, वो खुशी चेहरे से क्यों नजर नहीं आती है? नहीं नजर आती इमरान, लेकिन नहीं हम एक्साइटेड। जुम्मे तक का तो इंतजार आपको पता है किस तरीके से किया जाता है, खास तौर पे अगर आप रूटीन पूरी देखें ना एक वीक की, सुबह उठने की और उसके बाद जुम्मे के बाद आप कहते हो कि हाँ अब दो छुट्टियां आ रही हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट है नहीं नजर आती। अच्छा नहीं आती। अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं। पाकिस्तान आपको पता है चीन में है पाकिस्तान की हॉकी टीम और वहाँ पे एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है। इसका एक मैच पाकिस्तान ने फाइनली इससे पहले जीता था और फिर कल एक और जबरदस्त मैच में फतह के बाद पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया इस इवेंट के सेमीफाइनल के लिए। मेजबान मुल्क को हराया पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस वक्त जो एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जारी है, इस मैच में पाकिस्तान ने शुरू से ही मेजबान चीन को दबाव में रखा और उस दबाव का फिर असर ये हुआ कि फाइनली वी मेड टू अ विक्ट्री और हम प्रोसीड कर गए सेमीफाइनल्स के लिए। हाँ कल हमने कहा, मैंने आपको कहा था जीत जाएंगे। आप मानती हैं? इमरान ने कहा था कि भाई चाइना को तो हरा देंगे बड़े आराम से। वाहिद शायद खेल है जिसमें, लेकिन जैसे हम यूएस से क्रिकेट में हार गए थे, चीन से अगर हॉकी में हार जाते तो क्या होता? खुदा ना खास्ता क्या होता। तो थैंक यू टीम, आपने हमें एग्जैक्टली ऐसा मौका नहीं दिया। दूसरे क्वार्टर की अगर मैच की बात करें तो 8वें मिनट में हनान शाहिद के खूबसूरत पास पर अब्दुल रहमान ने गोल किया और पाकिस्तानी टीम को बर्तरी दिला दी। और तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया और 11वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान की बर्तरी दुगनी कर दी। और मैच के इख्तिताम से 4 मिनट कबल पाकिस्तान ने ऊपर नीचे मजीद 2 गोल किए और नदीम अहमद ने मैच में अपना दूसरा गोल किया, जबकि मैच खत्म होने से 15 सेकंड कबल हन्नान शाहिद भी अपना दूसरा और टीम का 5वां गोल करने में कामयाब हो गए। और टूर्नामेंट में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी है, जिस तरह से भी आपको बताया। अब पाकिस्तान हॉकी टीम को अब रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबले आना है सैटरडे को और दोनों टीमें जो है इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त हैं। नाकाबिले शिकस्त नहीं है। कल ये मैच होना है 14 सेप्टेम्बर को, 14 तारीख को। सो देखते हैं कैसा मैच होता है। अच्छा मैच होगा, आई बिलीव पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छे रिदम में, तो इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यही दो टीम्स इस टूर्नामेंट की ऑलमोस्ट सबसे अच्छी टीम्स भी हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो आपको बताते रहेंगे। खैर जी, बड़ी खबर में आज क्या है वंस अगेन, लेकिन आज हम इकोनॉमी पे बात करेंगे। IMF की तरफ से कुछ अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए। क्या अच्छी खबर आ रही है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिस तरह से भी हमने बताया कि IMF के हवाले से अच्छी खबर है, तो रवा माह IMF के साथ पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम को लेकर मार्केट में बड़ी बेयकीनी थी और रात गए खबर फिर सामने आ ही गई कि IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्जे की मंजूरी के मामले में पेशरफ्त हुई। और IMF ने जो उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है वो 25 सितंबर को अब होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए जो खुसूसी कर्ज प्रोग्राम है उसकी तौसीक किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 अरब के जो बेल आउट पैकेज है उसकी हतमी मंजूरी के लिए तमाम जो पेश की शराइत थी वो पूरी कर दी हैं। अब पाकिस्तान ने $2 अरब से ज़ायद की इजाफी फाइनेंसिंग के इंतजाम कर लिए और चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से कर्जों के रोल ओवर की यकीन दहानियाँ भी हासिल कर ली गई। और पाकिस्तान IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है 12 जुलाई को हुआ था, हम आपको याद कराएं, उसके तहत IMF 37 माह पर मुहित प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $7 अरब देगा। और इस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का यह कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए और इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम, IMF मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के वो शुक्रगुजार। बिल्कुल, डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान के इस रोल ओवर को कैसे देख रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब एंड सुबह खैर। एक तो इस डेवलपमेंट के बारे में कहिए, कितनी सिग्निफिकेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह कि किस हद तक क्या कहना चाहिए जवाब मौजूद है फाइनेंस मिनिस्टर के पास इसके बाद, और क्या इसके बाद पाकिस्तानी कौम भी कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमें सबको उस वक्त कहेंगे हम लोग जब हमें इस तरह के किसी हार्ड टाइप के कर्जों की जरूरत नहीं रहेगी, जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का वक्त होगा। ये तो हम अरेंजमेंट करते हैं, मजबूरी में करते हैं। दूसरा इमरान साहब, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो $7 बिलियन की बात हो रही है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहलाती है IMF की इस तरह में
पहले जो हम लोन ले रहे थे वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहलाता था। ठीक है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो था वो बेसिकली जो इमीडिएट क्राइसिस हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट का, उस यानी डिफॉल्ट से बचने के लिए वो हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट में जाते थे। अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसमें थोड़ा सा इसकी जो नेचर होती है, ठीक है, इसका आरबोस रोल तो वही होता है कि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आते हैं, हमारी एलसीज खुलती रहें, इंटरनेशनल मार्केट में हम पे करते रहें, हम डिफॉल्ट में ना जाएं, हमारी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, कर्जे जो वापस करने हैं, जो ड्यू हो गए हैं, उनका जो इंटरेस्ट पे करना है, जो हमने बॉन्ड इशू किए थे उनका जो इंटरेस्ट पे करना है, या हमें इम्पोर्ट्स के बिल पे करने हैं, ये यूज तो से ही होती है ये फंड। लेकिन इसके साथ क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है तो इस पे कुछ नेचर ऑफ जो कंडीशन जो होती है या शराइत जिनको कह लें वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये शराइत टफ होती है डॉक्टर साहब, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उससे, या फिर ये शराइत नर्म होती है? हाँ। ये टफ या इसको नर्म के इस तरह में नहीं देखा जा सकता। ये बेसिकली इनका जो रोल होता है, इन शराइत की जो नेचर होती है वो इस तरह से है कि फिस्कल मैनेजमेंट में हमें तब्दीलियां लानी है। ठीक है, चलिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से बात की। एक तो वो जो शरह सूद के अंदर कमी हुई है, पॉलिसी रेट, उस पर उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पे जो सरमायाकारों का एतमाद है वो बहाल हो रहा है। जरा प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लेते हैं और फिर वापस लिंक करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। सुनिए जी। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। ग्रोथ में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो 17.5% कर दी गई है शरह सूद, इस पर बात कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, इसको आप कैसे देखते हैं जो शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, क्या इतनी ही कमी एक्सपेक्टेड थी या इतनी ही की जानी थी? और दूसरा, जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जो हमने बर वक्त कर्जे वापस किए हैं तो जो कारोबारी इदारे हैं उनका एतमाद हम पर बहाल हो गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि बर वक्त कर्जे पाकिस्तान ने हमेशा वापस किए हैं। पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में कभी, अल्लाह का शुक्र है, डिफॉल्ट कभी नहीं किया, बर वक्त अदायगी की गई है हमेशा। उसके लिए हमें जो अरेंजमेंट करने पड़े माजी में भी और अभी करंट सिचुएशन में भी, वो अरेंजमेंट करने के लिए जिस टफ टाइम से गुजरना पड़ा, पब्लिक को जो फेस करना पड़ा, कॉमन मैन को जो फेस करना पड़ा, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन डिफॉल्ट बहरहाल नहीं हुए, ये तो बिल्कुल सही बात है। कभी इस तरह का तो डॉक्टर साहब, इस रोल ओवर को क्या फिर हम, चले डिफॉल्ट तो नहीं कहते, जरा ज्यादा स्ट्रेट या ज्यादा हार्श टर्म है, बट लेकिन रोल ओवर को क्या कहेंगे? रोल ओवर तभी होता है ना कि पैसे नहीं है बाद में ले लेना, इसको भी तो पैसे बिल्कुल अपने ही बाद में ले लेना। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने हमेशा मैच्योर किया है? हम तो रोल ओवर कराते रहते हैं, आगे करते रहते हैं, सूद देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कोई अच्छी सिचुएशन बहरहाल नहीं है। वो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस वक्त का जो बर्डन है, उसको हमने बर्डन को फ्यूचर में ट्रांसफर कर दिया है। जी, ऐसी है, बर्डन अपनी जगह कायम रहा है। और मेरे ख्याल में रॉन्ग वे और गवर्नमेंट्स गेट कंफर्टेबल विद दिस कि ये करवा लेंगे हम, ऐसा होता रहा है। बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें टीनिंग की जाती है। अगर इन्फ्लेशन का खदशा हो, इन्फ्लेशन के चांसेस नजर आ रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, और अगर चांसेस ना हो तो फिर ग्रोथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और जीडीपी की ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। और ये बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कल, उसमें एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे लिखी है कि एक्सपेक्टेशन जो थी एक्सपर्ट की, वो ये थी कि रिड्यूस तो होगा लेकिन अभी 1% होगा, फिर ग्रेजुअली होगा। हाँ, लेकिन जो 2% किया गया वो सरप्राइजिंग भी था थोड़ा सा, और स्टेट बैंक ने उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है, एक तो इसका वो रीजन है कि इन्फ्लेशन का खदशा नहीं रहा। फिर मजीद ये कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो ऑयल प्राइसेस से बड़ी तेजी से डिक्लाइन आया है उनमें। इसी तरह फूड प्राइसेस पे भी डिक्लाइन आया है।
तो वो जो प्राइसेस का डिक्लाइन है उससे एक्सपेक्टेड अब ये है कि इन्फ्लेशन मजीद कम हो जाएगा। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारी खबरें हैं मईशत के हवाले से और जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, इस अनसर्टेनिटी में इतनी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे मईशत क्या ट्रैक पर आ जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं हम राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं और आगे चलकर इसका हमें फायदा होगा? ये मतलब एक सिचुएशन को मैनेजमेंट करने की हद तक तो सही है। देखिए, हमें जो इंटरनेशनल हालात हैं वो एक कुदरती हमें एक फेवरेबल हमारे लिए हो गए हैं। हमें फेस जो करना पड़ा था वो मेनली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, जिससे इंडस्ट्री सफर कर रही थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, वो इन्फ्लेशन की वजह से वो शुरू हुई थी ना, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हमारे हाथ में क्रिएट हुई कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जब डाउन होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है। इंपोर्ट बिल कम होता है तो हमारे रुपये पे की वैल्यू पे जो प्रेशर आ रहा है वो भी कम हो जाता है और कॉस्ट भी, हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन वो फेवरेबल हालात हैं वो कम हो जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि इन फेवरेबल हालात में हम कितना फायदा अच्छा, जब हम पॉलिसी रेट के कम होने के बाद प्रोडक्शन के बढ़ने की बात करें या हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट होंगे, जारी बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से को रिलेशन है उसका, डायरेक्ट रिलेशन है उसका, उसकी वजह से होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, देन ओब्वियसली द बिजनेस कम्युनिटी, कमर्शियल बैंक्स की तो विंडो बड़ी थोड़ी है, वो और उस तरफ जाते भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ी वहां पे रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा है, बैंक्स तो रिस्क मैनेजमेंट पे चलते हैं। गवर्नमेंट उनसे इतने लोन्स ले लेती है कि वो विंडो इतनी स्क्वीज हो जाती है कि इन्वेस्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं है उस तरह से उतना बड़ा, या बैंक्स के लिए उतनी कोई अट्रैक्शन नहीं होती इन्वेस्टर की तरफ जाने के लिए कि वो उनको लोन करे और पैसे दे। तो इसके ऊपर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये गवर्नमेंट लैंडिंग है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए? क्योंकि अभी तो हम मुसलसल न सिर्फ कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहे हैं बल्कि मजीद तलाश करेंगे, मजीद हमें कहां से मिलेंगे? आपने इमरान साहब बिल्कुल राइट एक चीज पॉइंट आउट की है। मसला यही है कि इस खास तौर पे इस सूरत हाल में, अभी जो करंट सूरत हाल है उसमें जो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग है, यानी जिसको हम कहते हैं कि मनी सप्लाई में जो वो मनी क्रिएट करते हैं, जो इजाफा हो रहा है, वो जो उनकी लैंडिंग है जी, वो लैंडिंग 90% से ज्यादा जो है वो टूवर्ड गवर्नमेंट हो गई है, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को कम 90%। जी, ये बहुत खतरनाक इंडिकेटर बनते जा रहे हैं। वो पैसे वो जो बैंक ने लैंडिंग करनी है वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो जॉब, इंटरेस्ट रेट कम होने से यकीनी तौर पे चांसेस बढ़े हैं कि प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट बढ़ेगा, डोमेस्टिक क्रेडिट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फंड मोबिलाइज होंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी खुद गवर्नमेंट है। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा अब रिड्यूस रेट पे, तो वो उससे ये है कि फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करने के लिए वो लोन यूज करेंगे। लेकिन एक्सटेंडेड अभी जो फंड फैसिलिटी है उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि आपका सरप्लस कितना होना चाहिए, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के बगैर जो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। और दूसरा ये उसमें बड़ा क्लियर तौर पे वादा किया गया है रिटेलर पर एक टैक्स पे अभी भी एम्फसाइज किया है IMF ने। दूसरा जो फिस्कल मैनेजमेंट की इसके साथ कंडीशन आएगी उसमें ये है कि जो आपने डिवैल्यू कर दिए हैं अपने रेवेन्यू प्रोविंसेस को दे दिए हैं, तो एक्सपेंडिचर को लाजमी तौर पे डिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा। आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर, हायर एजुकेशन का खास तौर पे जिक्र है, हायर एजुकेशन, हेल्थ एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड एक्सपेंडिचर, बेसिक इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम वो सुबह की तरफ ट्रांसफर किए जाएं ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसको खुद मीट करें। तो फिर हम जो खबरें हम मिनी बजट के हवाले से सुन रहे हैं, इसका मतलब एक तो वो ऑब्वियस हमें नजर आ रहा है, दूसरा ये कि फिर गवर्नमेंट ये कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले बढ़ चढ़ के अखबारों में इश्तहार देती है, अपनी तशहीर करती है कि जी हम 14 रुपए रिलीफ बजट बिजली के ऊपर दे रहे हैं और फिर उसको वापस करना पड़ जाता है IMF के कहने पे। तो अब ये वाली जो विंडो है ये भी गवर्नमेंट को समहाउ इसको देखना पड़ेगा IMF के कहने पे। देख रही है गवर्नमेंट इसी पर में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इसी चीज पर एम्फसाइज करती है कि आपको फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर बनानी है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और सूबों पर खर्चे का बोझ जो है वो पड़ेगा सूबों के ऊपर। अब इस तरह नहीं कि वो खर्चे फेडरल गवर्नमेंट करती रहेगी, प्रोविंसेस को करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल मौजूदा हालात पे जिस तरह डाइवर्सिफाइड गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंसेस में, अलग-अलग डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट शायद प्रेफर करेगी कि वो सूबों की तरफ ट्रांसफर कर दे। IMF की कंडीशनलिटी भी है और प्रोविंस की तरफ इनको एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करना आसान भी है। अब देखें जो पॉइंट आउट किए गए थे जो अदारे जो प्रोविंस को जाने चाहिए, जो फेडरल बजट आया था उस बजट में उनका बजट रिड्यूस कर दिया गया था। वो एक लग रहा था, वो चांसेस थे कि शायद ये अदारे जो हैं प्रोविंसेस को ट्रांसफर किए जाएंगे,
इसलिए इनका बजट जो है वो काफी हद तक अच्छा। ऑलरेडी रिड्यूस किया जा चुका है। अच्छा, सही है, सही है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब इसकी तो सारी आपने बता दी कि इस तरह से शराइत लगेंगी और एक्सटेंडेड फंड जो फैसिलिटी है इसके अंदर, तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि ये पाकिस्तान का IMF के साथ आखिरी मुआहिदा होने जा रहा है। तो आप जो मौजूदा सूरत हाल है इकॉनमी की हमारी, उसे देखते हुए ऐसा समझते हैं कि वाकई ये हमारा लास्ट अग्रीमेंट होगा, IMF लास्ट प्लान होगा हमारा? देखिए, आई विश और सबकी ख्वाहिश है कि ये आखिरी प्लान मुझे लगता है इस हुकूमत का आखिरी होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये आखिरी प्लान जो है, ये वर्ड इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी किया था, उससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी किया था। ये कोई 2 डिकेड से हम कहते हैं कि आखिरी प्लान है। कभी हम कशकोल तोड़ने का लफ्ज यूज कर लेते हैं, कभी कहते हैं कि हम लात मार देंगे, कभी कहते हैं कि हम खुदकशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, ये बस आखिरी प्लान है। ये आखिरी प्लान तो एक इस तरह बन गई है जो 2 डिकेड से यूज हो रही है। लेकिन एक हमने कंप्लीट तो किया है वाहिद, नवाज शरीफ साहब के दौर में 13 से 18 के बीच एक प्लान हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो ये भी किया है SBS पे। कंप्लीट करना इज डिफरेंट, ये तो एक डिफरेंट इशू है। कंप्लीट करना, कंप्लीट हम करते हैं, उस पेमेंट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम नहीं लेंगे। अच्छा, मैं अगला सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड। एक तो ये जो पॉलिसी रेट बेहतर हो रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, इन्फ्लेशन कुछ हद तक उसमें कमी आई है, एज वी सेट के सिंगल डिजिट में आई है, दो कि उसका इंपैक्ट माइक्रो लेवल पे उतना सिंगल डिजिट वाला है नहीं अभी, लेकिन ओके, अगर हम फिगर्स की बात करें तो ऐसा है। तो लेकिन क्या हमारे दीगर इशारे, ये तो हो गया फंड का कमाल, फंड आया, फंड ने पैसे लगाए, फंड की खबरें आई, चीजें बेहतर हुई। क्या हम डोमेस्टिक हमारे जो इशारे हैं कुछ इकोनॉमी को लेकर डॉक्टर साहब, वो भी ऐसे हैं, वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी बेस पे हम कहें कि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, अदर देन डिपेंडिंग अपॉन द रेमिटेंसेस जो हमें बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं, जो ऐसा कोई प्रोडक्टिव इनकम नहीं है हमारी, वो बस आ जाती है, इसके अलावा कुछ है हम कर रहे हैं, ऐसा हुआ है कुछ? देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पर तो बार बार मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमें रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। उस रिस्ट्रक्चरिंग का अब इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव होना होगा ना, कम्पिटिटिव होगी तो फिर हमें रेमिटेंसेस की या IMF की जरूरत नहीं होगी, हमारी एक्सपोर्ट इतनी होंगी, FDI हमारे पास आएगी, फिर हमारे पास सस्टेनेबल सोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। अभी उम्मीद पैदा हुई थी कि अगर ये रीनेगोशिएट होते हैं बैठकर, आगाज होता है एनर्जी के एग्रीमेंट से जो हमने एनर्जी प्रोडक्शन की है, उसमें हम कम्पिटिटिव हो जाते हैं। वो एक आगाज है, सिर्फ एनर्जी नहीं, फिर दूसरी चीजें भी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, हमें दूसरी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे हैं जी, ऐसी। और उसमें डिसाइड हो गया था कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये तमाम चीजें डेवलप की जाएंगी। अभी उस पे कोई इस तरह का फिजिबल वर्क नजर नहीं आ रहा है। एनर्जी के लिए था कि ये रीनेगोशिएट होंगे तमाम मुआहदे, वो उसमें क्या रुकावट आ रही है अभी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो मोर देन 50% जो एग्रीमेंट है वो विद इन दी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के एक अदारे ने गवर्नमेंट ही के दूसरे अदारे से एग्रीमेंट किया है। अरे वाह, तो वो तो गवर्नमेंट के लिए आसान है ना उसको रीनेगोशिएट करना। तो उसमें क्या देर हो रही है? ये जब चीजें कंट्रोल में आएंगी, ये चीजें सही होंगी, इनकी रेक्टिफिकेशन के बाद हमारी कम्पिटिटिवनेस क्रिएट होगी और फिर हम कह सकते हैं कि हम अपने ऊपर खुद डिपेंड कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम IMF के पास नहीं जा रहे, रेमिटेंसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे, अब हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो गई। सही है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी, और ये जितनी खुशखबरियां हमें हुकूमत ने सुनाई हैं और जो मुआशी आशारिया बेहतर होने की नवीद सुनाई है, अवाम का तो वही एक सवाल है जो मैं अभी आपसे करने लगी हूँ। कहा तो हुकूमत तो यही कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, इस रुझान से अवाम को रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एक आम आदमी से अगर बात की जाए तो उसे रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि महंगाई की शरह में कमी के बाद से हमने रिलीफ देना भी शुरू कर दिया है, अवाम तक, एक आम आदमी तक इन सारे स्टेप्स को, इन मेजर्स को लेने के बाद रिलीफ कब तक पहुंचेगा और वो उसको कब फायदा होगा इन सब स्टेप्स का? देखिए, जो फिस्कल रिलीफ होता है इसमें कोई 2 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन एक लगती है कि आवाम को फील होगा। दूसरी एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं शरह महंगाई की शरह कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो प्राइसेस की, कमोडिटीज की प्राइसेस में इजाफे की जो स्पीड थी, इजाफे की स्पीड कम हुई है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन कम हुआ। इजाफे की स्पीड कम हुई है, ये नहीं कि इजाफा कम हो गया है या वो प्राइस कम हो जाएंगी, बैक हो जाएंगी, ये मतलब नहीं होता। जिस तेजी से इजाफा हो रहा था कि पब्लिक मैनेज नहीं कर पा रही थी, आज एक चीज एक प्राइस पे खरीदी है, शाम को या कल दूसरी प्राइस है। एनर्जी प्राइसेस हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही थी,
पेट्रोल की प्राइस हर 15 दिन के बाद बढ़ रही थी। वो जो इजाफा हो रहा था तेजी से, उस इजाफे की तेजी में कमी आ जाए, ठीक है, ये भी अच्छी पब्लिक बात है। प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगी। लेकिन रिलीफ, एक्चुअल रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब इनकम का लेवल उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे कि वो अपने अखराजात मीट कर सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। एक्चुअल रिलीफ का ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट और इनकम से है। इन्फ्लेशन उनके लिए एक मिजरीज को कम जरूर करे। तो अभी यानी कि जो सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है, इन दी एंड डॉक्टर साहब राइट वे में राइट मूव है गवर्नमेंट की, सही समत में जा रही है मईशत, आप ये कह रहे हैं? जी, इकोनॉमी ने हम कह सकते हैं कि यू टर्न लिया है। यू टर्न एक जरूर लिया है, उस पर इंटरनेशनल हालात भी फेवरेबल हैं। महंगाई का जाहिर है कम होने से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, और महंगाई के कम होने में बहुत सारे जहां रीजन थे, उसमें एक रीजन ये था कि ये नोटेबल चीज है कि लोगों की बाइंग पावर भी तो कम हुई थी ना। जब बाइंग पावर कम हो जाए तो और उन चीजों की खरीदो फरोख्त कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम होता ही है उससे। ठीक, तो बाइंग पावर का भी एक रीजन था। तो यू टर्न एक हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है, जाहिर है यू टर्न हुआ है। बेस्ट पार्ट इज कि लोगों की बाइंग पावर या परचेजिंग पावर हो, उसके बावजूद अगर वो अपनी मर्जी से चीजें ना खरीदें या खरीदें तो उसको हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कहेंगे। अगर उनकी बाइंग पावर कम होने की वजह से चीज़ों की खरीदो फरोख्त कम हुई है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन अफरात ज़र ऑटोमेटिकली उससे कम ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस पे हम पे बात की। वैसे ही हमने पैसे इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर फेंके और लैंडिंग की भी हमने 90% कमर्शियल बैंक से हमारी लैंडिंग है, तो जो एक चीज़ 1 रुपये की थी उसके मुकाबले में जब 4 नोट आ गए तो जारी बात है वो 4 रुपये की उसने होना था, लेकिन पैसे की वैल्यू में कमी होनी थी। यही बेसिकली फिनोमिनन है इन्फ्लेशन के पीछे कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में फेंक देते हैं और कमोडिटीज़ कम होती हैं तो कमोडिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। हमने इकोनॉमी पे बात की, आई होप कि कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतर समत में जा रही है, ये सर डॉक्टर साहब का कह रहा था, इस पर मजीद भी बात करते रहें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कुछ ही देर में हम वापस आते हैं। कल हमने तस्करा किया था अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का और उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए क्या थी, किस तरीके से 1965 के अंदर सितंबर 1965 में पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए उन्होंने शहादत एम्ब्रेस की थी। और फिर उनकी फैमिली की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम ऑफ एंड ऑन जिक्र करते रहते हैं। उनकी फैमिली के मुख्तलिफ लोग बड़े कलीदी ओहदों पर पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं है। जो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी और दीगर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए भी उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड राइट नाउ द कपल दैट वी हैव, डायरेक्टली हमसे उनका ताल्लुक है, बल्कि ब्लड रिलेशन है, और उन्होंने क्या किया है ये हमने आपको बताना है। अनवील करें सरप्राइज? हाँ बिल्कुल करते हैं जी। पाकिस्तान की खूबसूरती तलाश करने का मिशन था उनका, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जिन्होंने 2 साल कबल इस अज़्म का इरादा किया और उन जगहों को एक्सप्लोर करने का इरादा किया और फिर रफ्ते सफ़र बांधा और चल पड़े और रॉक क्लाइंबिंग शुरू की, मुख्तलिफ ट्रैक पर सफ़र करते हुए फिर चोटियाँ सर करने चल पड़े और खुसरगंज चोटी भी सर कर चुके हैं। और ईमान अजीज़ भट्टी की हम बात कर रहे हैं जो कि मेजर अजीज़ भट्टी की पोती हैं, और इनके हवाले से ये भी एक बड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको सुनकर कि डॉक्टर्स ने इनको पैदाइश पर ये कह दिया था इनके पेरेंट्स को कि ये कभी भी चल नहीं पाएंगी, और जनाब अब देखें उन्होंने चोटियां ही सर करना शुरू कर दी है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ मोटिवेशन। ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी यूनिस, इन दोनों को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। प्लेयर हैविंग यू, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो वैसे ही अलग सुबह हम कोई ऐसा सेगमेंट कर लेना जिसमें पहाड़ों के विजुअल्स मिल जाएं या हमें कुछ बर्फ पोस्ट चोटियां नजर आ जाए तो वैसे ही दिन हमारा अच्छा हो जाता है। और फिर आप जैसे मेहमान एंड देन ईमान हैविंग अ लेगेसी, मतलब इट्स ग्रेट। सबसे पहले देखने वालों को बताइए आपकी इस जर्नी के हवाले से कि बचपन में आपको किस किस्म के चैलेंज का सामना था एंड देन हाउ यू हैव प्रूवन योरसेल्फ एज अ माउंटेनियर। अब माशाल्लाह हमारे सामने आप बैठी नहीं है जी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी लेफ्ट साइड की हिप बोन टूटी हुई थी। अच्छा। तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये चलेगी नहीं, फ्लैट फुटेड कह दिया कि उस वजह से। लेकिन लकीली मेरे जो चाचू हैं वो डॉक्टर हैं अमेरिका में, तो मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ ले गए उनके पास, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ टू गेट गुड ट्रीटमेंट। एंड 1 साल मैं कास्ट में रही थी उधर ही यूएस में। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं वापस आई थी, तो मैं फिर ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इस तरह की चीज़ें शुरू की थी। और फिर जब मैं यूनिस को मिली थी और हमारी दोस्ती हुई थी तो यूनिस को शौक था बहुत ट्रैकिंग और इस तरह रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स का, और मुझे भी था बट एक छोटे लेवल पे। तो मिल के फिर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि हम दोनों को शौक है
तो हम इकट्ठे ये चीजें करेंगे। अच्छा, तो इस माउंटेनियर कामयाब औरत के पीछे बहरहाल एक मर्द का हाथ भी है, ये कह सकते हैं। जी, राइट यूनिस, जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे, टीम वर्क है जी। अभी जो हमने समिट समिट की है उसके ऊपर हमें खुद भी नहीं यकीन था कि यूनिस थोड़ा सा, सॉरी टू कट यू, आपकी हैंड्स फ्री का थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई बिलीव माइक का है, या तो हैंड फ्री प्लग आउट कर लें या फिर थोड़ा सा इसके माइक को थोड़ा छेड़िएगा। हेलो जी, आई कैन हियर यू। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, अगर आप हैंड्स फ्री के बगैर भी कर लेंगे तो सिंस इट्स लाइव तो चल जाएगा, प्लीज। चलें, जी जी प्लीज बात कीजिए, प्लीज। हेलो, जी जी वी कैन हियर यू। हाँ जी, मैं कह रहा था इट्स एब्सोल्युटली टीम वर्क है जी। अभी जो हमने समिट की है चोटी, उस पे भी बहुत सी जगहों पे कभी मैं हिम्मत हार जाता था तो ईमान मुझे मोटिवेट करती थी, और कभी ये हिम्मत हार जाती थी तो मैं इनको मोटिवेट करता था, और इस तरह करके हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक हर मरले को इसके क्रॉस किया। सो ये टीम वर्क के साथ ही होता है। तो अमूमन तो जब मैं ट्रैकिंग करने जाता था तो यूजुअली लड़के होते थे, फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी शादी हुई तो अब उन लड़कों में एक लड़की भी शामिल होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम दोनों ने फिर कहा कि हम अपना इंडिपेंडेंट करते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता अगले लेवल पे लेके जाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। तो ईमान मुझे बताएं कि जी, ईमान मुझे बताएं कि हस्बैंड वाइफ मतलब प्लान करते हैं कि यार कहीं टूर लगाते हैं और कहीं घूमने फिरने चलते हैं, ड्राइव पर चलते हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट जो है सोचा कि आप खुसरगंज चोटी जो कि 8000 मीटर से ऊपर ही चलते हैं, वो आप 8000 मीटर से ऊपर ही चले गए। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे भी यूनिस बता रहे हैं कि एक दूसरे की 6400 मीटर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे भी यूनिस ने कहा कि हम एक दूसरे की मोटिवेशन बने, जहाँ कहीं ईमान घबराई तो उनको मोटिवेट उन्होंने किया, और जब कभी वो घबराए तो आपने किया। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत अच्छा था, बहुत मुश्किल भी था, हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, वेदर और फटीग, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो उस मामले में बिकॉज हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, पता है कि एक की वीकनेस और एक की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो वो हम एक दूसरे की गैप्स फिल इन करके एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके हमारी बहुत अच्छी उस तरह से वर्क हो जाता है कि एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हम प्ले करके उस तरह और ज्यादा आगे निकल सकते हैं। तो ईमान, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब हमें पता है, यू नो, बीइंग अ हस्बैंड आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग अ वाइफ यू नो हिना कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, ये नहीं हो सकता। आर्गुमेंट ज्यादा किस बात पे होता है दोनों का, और इस जर्नी, इस एक्सपीडिशन के बीच में किस बात पे ज्यादा हुआ, सही बताना है? आर्ग्यूमेंट्स तो सबके होते हैं, ऐसी तो ये तो बहुत ट्रू बात है। तो हमारी ज्यादा आर्ग्यूमेंट इस तरह से होती है कि यूनिस किस चीज पे हमारी आर्ग्यूमेंट होती है, मुझे एक्चुअली अभी टू बी ऑनेस्ट वो इतनी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि वो याद नहीं आ रहा कि हमारी किसी चीज पे ऐसे हुई हो। नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े जो होते हैं वो तो एक मैरिड कपल की लाइफ का हिस्सा है। ऐसा ही है। नाराज भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जाहिर बात है। जब आप ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म हुई होती है, सारा आपका जिस्म एक्सरसाइज के मोड में होता है, तो नेचुरली बड़ी जल्दी आपका फ्यूज भी शॉर्ट हो जाता है। तो रास्ते में कभी कभार हमारी हो जाती है, लेकिन एक चीज जो हम जिस पे एज अ टीम हम काम करते हैं, हम साथ मिलकर स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हेल्दी कम्युनिकेशन होती है तो आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर ट्रू और बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आप एज एन अचीवर्स हमारे सामने आप दोनों मौजूद हैं। वैसे ईमान, हाउ डज इट फील टू बी अ ग्रैंड डॉटर ऑफ सच अ हैंडसम दादा? उनकी कोई बुढ़ापे की तो पिक्चर ही नहीं है। जब मेजर थे, शहीद, मेजर इज यंग, ऑलवेज यंग ऑफिसर होता है, और वो शहीद हो गए, और फिर निशाने हैदर हैं, पूरा पाकिस्तान एज अ ब्रांड उनको जानता है, और आप उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। ये कैसा एहसास है एक शहीद, एक निशाने हैदर, और फिर अजीज भट्टी साहब की ग्रैंड डॉटर होने का? फर्स्टली थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं उनकी तरह लगती हूँ, तो आपने इनडायरेक्टली मुझे भी कॉम्प्लीमेंट किया है। बहुत प्राउड फील करती हूँ टू बी हिज ग्रैंड डॉटर। मैं तो ऑब्वियसली उनसे कभी मिली नहीं, मैंने उनकी स्टोरीज ही सुनी है, लेकिन जो भी सुना है बहुत अच्छी चीज़ें उनके बारे में सुनी है।
एंड जो सब कहते हैं वो कहते हैं कि ही वॉज वेरी वेल लाइक्ड और वो सबके आंखों के बहुत स्पेशल थे और इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ें उनके बारे में सुनी है, तो बहुत खुशी होती है कि उनकी फैमिली में से हूँ। और अब ये भी ज़्यादा बात है कि मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ कि मैं उनके नाम में और अपनी फैमिली को प्राउड अरे करूँ वाह। और मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा करूं जैसे उन्होंने किया था। दिस इज माय वे ऑफ डूइंग समथिंग फॉर माय कंट्री। और मेरा ख्याल है ये जो करेज और बहादुरी ये है ना, ये आपके ब्लड में है। जिस तरीके से आपने सॉर्ट ऑफ ऑनर थे अजीज भट्टी। और भाई जिस तरीके से आपने अपनी वो जो एक मतलब कह लें कि आपको एक चीज़ आड़े आ रही थी, डॉक्टर्स आपको कह चुके थे आप वॉक भी नहीं कर सकेंगी, आप उसके बावजूद उठी हैं और चल पड़ी हैं और पहाड़ों तक चली गई हैं। माशाल्लाह से यही कहेंगे हम कि ये आपके ब्लड में ही थी। अच्छा, आप यूनुस मुझे बताइएगा, जिस तरह से भी ईमान ने बात की कि फैमिली और एक दूसरे की सपोर्ट, फैमिली की कितनी सपोर्ट थी आप दूसरों को, आप दोनों को, और क्या रिएक्शन था जब आपने ये जो 6000 है उसे सर किया, उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? एक तो सबसे पहले तो सारे बहुत खुश थे, प्राउड थे और उनको यकीन भी नहीं आ रहा था कि एक तो ईमान ने ऐसी अचीवमेंट कर ली है और डर भी और खौफ भी है। तो अब हम बता रहे होते हैं कि हम जा रहे हैं फलां पहाड़ करने के लिए या फलां एक्सपीडिशन के लिए, तो में कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखो, डेंजरस भी होता है बहुत। जिस तरह अभी हमने जो समिट किया उसके अंदर 800 मीटर जो समिट का पुश था वो प्योर हार्ड आइस थी जिसके ऊपर फिक्स्ड रोप थी, बड़े बड़े क्रेविस थे के अंदर। मतलब अगर मुझे ये इतना खौफ था कि अगर मैं गिर जाता उसके अंदर तो मुझे निकालने वाला कोई नहीं था। वो दे वर वेरी डीप, तो उनको क्रॉस करना और वो सारी चीजें हम तो फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी डिटेल्स ना बताएं क्योंकि वो फिर जाहिर बात है देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्वड और जाहिर बात है उसके बाद ही फिर एक अचीवमेंट आप जब करते हैं तो उसका एक्नॉलेज होना बनता है। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मे यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ, अच्छी जिंदगी आपकी गुजरे, ऐसे एडवेंचर आप करते रहें, फिट रहें और हमारे शोज में आते रहें ताकि हम लोगों तक की इंस्पिरेशन पहुंचाते रहे। ईमान एंड यूनुस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट ऑन एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात हमने कराई अजीज भट्टी शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, सॉर्ट ऑफ ऑनर, उनकी ग्रैंड डॉटर और उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे। और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी इसको। जी हाँ, बिल्कुल मिली होगी, जरूर मिली होगी, क्योंकि अब वो कपल गोल्स जो है ना वो एक हाई स्टैंडर्ड पर ले गए हैं उसको। तो ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे तो पहाड़ों में चले जाया करें, थोड़ा सुकून हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मुश्किल भी हो सकती है इमरान इसमें, पहाड़ बहुत ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं। एक्सपीरियंस स्पीक्स। ब्रेक ले ले, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस वनडे कप। आपने देखा था कल का मैच? मैच वैसे कल का इंटरेस्टिंग मैच था और हमारा वैसे लगता है ये जो हमारा ये वाला जो शो होता है ना, ये मुकम्मल नहीं होता है क्रिकेट के बगैर। स्पोर्ट्स के बगैर तो वैसे ही नहीं होता, कोई ना कोई आता रहता है। क्रिकेट की बात बड़ी लाजमी होती है। मैच कल बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे अच्छी बात, इससे पहले कि मैच या मैच के स्टैट्स पे बात करें, वो तो आपको पता ही है कि मैच का क्या नतीजा रहा, लेकिन जो क्राउड की पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि मेरा बड़ा कंसर्न था कल के मैच को लेकर कि क्या फैसलाबाद के अंदर क्राउड पुल हो पाएगा। और कल जब हम एक्सपर्ट एनालिसिस ले रहे थे मिर्जा इकबाल बेग साहब से, तो उन्होंने कहा भी बहुत अरसे के बाद फैसलाबाद में मैच हो रहा है और चूंकि इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं तो लोग आएंगे देखने। खैर इस पे मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन फिल वक्त अगर आप मैच के स्टैट्स की कुछ बात करें तो चैंपियंस वनडे कप है, एज यू नो, फैसलाबाद में हो रहा है। इसका इफ्तिताई मैच था, पैंथर्स वर्सेस मार्कोर्स ये मैच था और पैंथर्स ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। मार्कोर्स ने शानदार बैटिंग की और मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बना दिए। 50 ओवर्स का ये खेल था एंड 347 वाज अ ह्यूज टारगेट। जब मैंने देखा मैंने कहा अच्छा शायद बाउंड्री छोटी है, क्या वजह है, लेकिन ऐसा नहीं था। कामरान गुलाम की वो शानदार इनिंग्स थी जिन्होंने 102 गेंदों पर 115 रन दागे। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 12 चौके भी शामिल थे। आगे क्या हुआ ये भी बताइए। हाँ, अब्दुल समद की बात करते हैं तो उन्होंने 62 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद जो है वो 57 रन के साथ नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 45 के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए और जो हदफ है उसके ताक़ुब में पैंथर्स की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। और पैंथर्स की जानिब से अगर बात करें तो इमाद बट 77 रन बनाकर नुमाया रहे। मुबस्सिर खान जो है वो 33, उसामा मीर 21 और साइम अयूब 20 रन ही बना सके। और जो मार्कोर्स की तरफ से नसीम शाह और आकिफ जावेद है उन्होंने 3-3, शाहनवाज धानी ने 2 और जाहिद महमूद ने 1-1 विकेट हासिल की। मार्कोर्स की टीम का जो बैलेंस है ना वो थोड़ा मतलब थोड़ी तगड़ी टीम थी इसके मुकाबले में, तो इसलिए उन्होंने अच्छा खेला। आज जनाब लायंस वर्सेस स्टैलियंस आज भी होगा, आई बिलीव 3 पिच खेला जाएगा ये मैच। फैसलाबाद के लोग या गिरदोनवा के लोग जाके देख सकते हैं। हम आपको अपडेट्स और तबसरे देते रहेंगे कि कैसे मैचेस हो रहे हैं। आप भी वैसे नजर रखिए क्योंकि इसके बाद टेस्ट टीम की सिलेक्शन होनी है, इसकी बेस पे आगाह रखेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है इस पे आपके लिए तबसरा लेकर आएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, जिस तरह से आपसे कहा था कि सियासी सूरत हाल पर भी हमने रोज बात करनी होती है, तो एक नजर डालते हैं कि मुल्क की सियासी कोटा नहीं ना पूरा होता हमारा। हाँ, कोटा पूरा नहीं होता क्योंकि सारी डेवलपमेंट्स हो ही रही होती हैं उसी जगह पर। तो जनाब सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे के बाद से पख्तूनख्वा और वफाक में जो ताल्लुक हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए और उस पर बड़ी बात भी की जा रही है। इस्लामाबाद जलसे के बाद से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर अब सामने आए और उन्होंने जारहाना और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि बानी पीटीआई का जो नज़रिया है उसके साथ वो खड़े हैं, इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में मुल्क और कौम की भलाई है। अली अमीन गंडापुर ने यह एतराफ़ किया कि सूबे में खून बह रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपेक्स कमेटी में मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान वफ्द भेजने की दरख्वास्त की है लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब तुम अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो, उन्होंने ये दो टोक कहा। सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए अफगानिस्तान वफ्द भेजूंगा और ख़ुद उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करूंगा, जिससे ज़लामिंग और दहशतगर्दी का मसला हल भी करूंगा। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केपी का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का जो बयान है वो वफाक पर हमला है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना मुल्क के लिए जहर कातिल है। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। गंडापुर कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं, ऐसा भी ख्वाजा साहब ने कहा। नाराज़ भी हुए, ये देखिए ना, जा रहे थे नाराज़ होकर। और उन्होंने कहा कि गंडापुर खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। इस ऐवान को चलाने के मामले पर एक खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इसमें गुस्से में आ गए, कमेटी का बायकॉट किया और कहा कि हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं आए हुए। I will respond, sir. I will not. Sir, I will not accuse anyone, sir. One way, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने विटनेस किया हुआ है, मैंने विटनेस किया हुआ है इस चीज को। आसिफ भाई, मैंने विटनेस किया हुआ चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके समझ में आए हुए यहाँ पे। आसिफ साहब बैठे अपने मादी पे तो नजर दौड़ाए। देखिए इन्होंने क्या किया है? मैं एक उदाहरण करना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत वो शख्स जो है सारा दिन मिलते करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैं मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। वाला मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या गर्मा गर्मी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। खैर महमूद अचकज़ई रोकते रहे, ख्वाजा साहब वापस आ गए, लेकिन फिर जुमले तो आपने सुन लिए, बड़े तल्ख जुमलों का तबादला। और हमारी सियासत में कुछ नया नहीं है, बात इससे आगे भी चली जाती होती है। हमारे साथ खालिद क़य्यूम साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, उनसे ज़रा तबसरा ले लेते हैं वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। चूँकि गंडापुर साहब के हवाले से तो कुछ मुख्तलिफ थाट्स थी कि वो 8 घंटे गायब रहे, शायद कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर ना हो, लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर लगता है और ही हो गया। क़य्यूम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क़य्यूम जब वापस आए गंडापुर साहब तो और उन्होंने हार्श लाइन ली, हार्ड लाइन ली। वी वर थिंकिंग कि सॉफ्ट लाइन लेंगे, तो इसकी वजह पार्टी पॉलिसी को पार्टी बैकअप है या फिर उनको लग रहा है कि शायद मे बी इस लास्ट टाइम बिंग द सीएम, क्योंकि ऐसी बातें भी आ रही हैं कि शायद वो बरकरार ना रह पाए सौदे के ऊपर, ऐसी बातें आ रही हैं खबरों में। क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके? देखिए, एक तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो वज़ीर आला केपी के हैं अली अमीन गंडापुर, वो बानी पीटीआई जो है उनकी जो सोच है उसके मुताबिक जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके मुताबिक वो अपना सियासी किरदार पार्टी लाइन ले रहे हैं, ये पार्टी लाइन ले रहे हैं। और जो बानी पीटीआई हैं उनको पार्टी के अंदर जो लोग सख्तगीर रवैया नहीं रखते और सख्त लाइन नहीं अडाप्ट करते और मफाहमत की बातें करते हैं और माजरत की बातें करते हैं, वो बानी पीटीआई को वो लीडर पसंद नहीं है। और ये एक हालिया एक बयान भी जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से आया कि जिन लोगों ने माजरत की है, माफ़ी मांगी है, उनको फिर पार्टी में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने पार्टी बानी पीटीआई की लाइन के मुताबिक ही जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो अभी उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे, ये कितना खतरनाक और कितना अलार्मिंग है? देखिए, ये जो उनका ऐलान है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी है और इसमें कोई शक नहीं कि केपी के अंदर ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं केपी के वज़ीर आला, उनका जो एरिया है साउथ केपी का इलाका जो है, अब वहाँ से वो डेरा इस्माइल खां से मुंतखब होते हैं, वहाँ उनका हल्का इंतखाब है और वहाँ ही इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी की जो शदीद लहर है वो साउथ केपी के अंदर है। इससे उनके जो
लोग हैं वो मुतासर तो हो रहे हैं, उस पर उनको बात करनी चाहिए, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान के साथ कोई बात करना चाहते हैं, कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें वफाक के साथ जो है, वफाक के मैंडेट के साथ जो है वो अच्छा, बात इसमें करना फिर होगी। खालिद साहब दो पहलू है ना, एक तो ये कि अगर एक सूबे का एक इंतजामी सरबराह है जो 18वीं तरमीम के बाद कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करता है, उसको लगता है कि ये मामलात उसके सूबे के लोगों के लिए बेहतर है, जो पार्टी लाइन पीटीआई की है जो वो ले रहे हैं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ, तो वो क्यों ना करें? एक तो ये कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर एक सूबे का वजीर आला ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये इजहार है कि उसे विफाक की पॉलिसीज पे एतमाद नहीं है, तो विफाक बजाय इसके कि उस पर तनकीद करे, ऐसा नहीं कि विफाक कुछ अपनी अदाओं पे गौर करे, अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो माजी में भी होता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी आपको याद है कि बड़े अरसे से, तवील अरसे से, पिछले 25-30 साल से वहाँ पर जो है वो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो केपी की जो सियासी क़यादत है उसको वफाक पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए उनको इस्तेमाल करता रहा है, उनको वहाँ भेजता रहा है, उनके ज़रिए जो अफगानिस्तान की क़यादत है उससे बातचीत होती रही है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वफाक को इत्माद में लेकर, या वफाक जो है वो सूबे की क़यादत को इत्माद में लेकर अफगानिस्तान जो है वो भिजवाए। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो है वो इस हवाले से संजीदगी जो है वो आनी चाहिए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जो केपी के वज़ीर आला हैं उनका वहाँ पर अच्छे जो हैं वो रवाबत होंगे, वो ज़्यादा किरदार भी अदा कर सकते हैं, लेकिन वफाक की जो मैंडेट है उसके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला जो है वो नहीं। अच्छा, एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं पूछना चाहता हूँ, ये कि क्या जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आग से खेल रहे हैं, ये इस तरह की बात करके ऐसे खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जारी बात है, ये जो सब्जेक्ट सिक्योरिटी सब्जेक्ट है इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा उसका प्रोगेटिव है कि उसने किस तरफ मामलात लेकर जाने हैं, नंबर 1। लेकिन एट द सेम टाइम ये सर्कमस्टेंसेज जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा गंडापुर या तहरीक इंसाफ को भी तो है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी भुगता है, उसके बावजूद उनका ये हार्ड लाइन लेना ये क्या इंडिकेट कर? ये मैं आपको बताऊं कि गंडापुर जो है जो वो सियासी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं और विकेट से बाहर आकर जो खेल रहे हैं, इसकी ताकत भी जो है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने उनको दी हुई है। आपको याद होगा कि जो 18वीं तरमीम है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट से मंजूर करवाई थी, और जब सियासतदानों को सियासत के अंदर स्पेस मिलती है तो वो भी अपना किरदार अदा करते हैं। और 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों के अंदर गवर्नर राज जब वफाक का जो एक्शन है उसको महदूद कर दिया जी, ऐसे ही है। और गंडापुर को भी पता है कि जो आइन के अंदर 18वीं तरमीम है उसके बाद अब वो गवर्नर राज वहाँ पर जो है वो लगाना वफाक के लिए मुश्किल है, इसलिए ज़रा वो खुलकर जो है वो खेल रहे हैं। सही है। और सर दूसरी जानिब ये जो आइनी तरमीम की बाज़गश्त है और उस पर कल असद कैसर भी ये कह रहे हैं कि आइनी तरमीम के लिए जो हमारे मेंबर हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारा 73 का आइन है, 1973 का आइन है, वो बानी जो थे पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने वाज़े पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत होने के बावजूद तमाम जो अवान के अंदर पार्लिमानी जमातें थीं उनको इत्तेमाद में लेकर इत्तेफाक राय से ये जो आइन की डॉक्यूमेंट है इसको मंजूर किया था। और उसके बाद दूसरा देखिए, जो 18वीं तरमीम आई वो भी इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट के अंदर मंजूर की गई। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी तरमीम हो वो मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए। सही। उनको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हैं, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर जो जमातें हैं उनको भी इत्तेमाद में लेना चाहिए और इत्तेफाक राय से जो है उनको करना चाहिए, और ऐसी तरमीम से जो है वो ग्रेस करना चाहिए जिनसे तनाज़ा जो है आगे बढ़ सके। लेकिन ये जो आइनी तरमीम है इसमें जैसे ये भी कहा जा रहा है कि ये चूँकि उनके पास हुक्मरान इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर ये कैसे कर सके? ठीक है, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। ये जो सेनेट पार्लियामेंट की सेंटिटी का एक मामला चल रहा है गिरफ्तारियों का अंदर से, कल बड़े प्रेशर में रहे अयाज सादिक, और उन्होंने एक लम्हे पे तो कह भी दिया कि आई एम थिंकिंग रिजाइन करना पड़ेगा, मुझे इतना प्रेशर है, और है भी सिचुएशन ऐसी सामने आ रही है। ये मामला कहाँ पे आप खत्म होता देखते हैं? देखिए, ये जो हो पाएगा, ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती का दावा था ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दिया था,
और आपको याद होगा कि जब अदलिया के साथ महाजराई का मामला चल रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें की जाती थी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की तकरीरें पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत करती थी। मैं समझता हूं कि इस वाक़े से जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का बयानिया था पार्लियामेंट की बालादस्ती का, उसको एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है हाल साहब, थैंक यू वेरी मच, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। खालिद कयूम साहब सीरियस तजियाकार तजिया हमारे सामने रख रहे थे और इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक लेजेंड कॉमेडियन का जिक्र हमने करना है, पाकिस्तान के नामवर फनकार अदाकार लहरी, जिनके मद्दा आज उनकी 12वीं बरसी मना रहे हैं। जी हाँ, वो 2 जनवरी 1929 को पैदा होने वाले उस बड़े अदाकार का जो असल नाम है सफ़ीरुल्लाह था। अदाकार लहरी को उनके मुनफरिद अंदाज की बदौलत बेहद पसंद किया जाता है। 13 सितंबर 2012 को आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गए, लेकिन फैंस के दिलों में, जिनमें हम भी शामिल हैं, आज भी जिंदा हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वी पेड अ ट्रिब्यूट टू अ लेजेंड। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। और अभी हम बात करने लगे हैं जी रूस में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स में पाकिस्तानी टैलेंट की धूम है। रूस में होने वाले मुकाबले में जो तेज़ रफ्तार घोड़े की सवारी के साथ तीरंदाजी और नेज़ाबाजी के जो कड़े मुकाबले हैं उसमें पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद अरहम एहसन ने मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद है और उनके साथ साथ उनकी टीम और जो दीगर उनके साथ पार्टिसिपेंट थे वो भी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लिंक पे चूंकि दूर है तो अली का तारुफ हम पहले कराएंगे। अली फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हौसन आर्चरी फेडरेशन से उनका ताल्लुक है, इनके ऑपरेशंस को भी देख रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। अली वेलकम टू एक्सप्रेसो। हमारे साथ अरहम एहसन है जो कि खुद आर्चर हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद असद चौधरी हैं, ये भी हॉर्स बैक आर्चर है, उनसे भी हम बात करेंगे। इन तीनों का हम वेलकम करते हैं। मैंने नाम ठीक लिया ना, गलत तो नहीं लिया? बड़ा आपने स्ट्रेंज तरीके से मुझे देखा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अली वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? जी आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू सर, थैंक यू। हमें तो बहुत खुशी हुई और अभी माशाल्लाह आप तीनों ही ग्रीन शर्ट्स के अंदर आ गए हैं, तो उसकी एक अपनी गेम होती है, अपनी वाइब होती है। थोड़ा सा हमें इस टूर्नामेंट के हवाले से नहीं बताइए, ये क्या था? वाज इट एन एडवेंचर थिंग? कोई रेस था, क्या था और इसकी नौयत क्या थी और फिर हमने कैसे इसके अंदर कलीदी पोजीशन हासिल की? जी, पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन एक न्यू स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ अलायंस में है और इसकी पहली इंटरनेशनल टीम रशिया गई। अच्छा। वहाँ पे रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स, जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, इसी तरह रशिया के भी कुछ ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, पाकिस्तानी टिपिकल नेजाबाजी के काफी करीब हैं। और साथ में हॉर्स बैक आर्चरी, इसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया जी पहली दफा। एंड ये पाकिस्तान की कौम, हमारी कौम के लिए बड़े फख्र की बात है कि पहले ही कॉम्पिटिशन में हमने मेडल दिए। मोहम्मद असद चौधरी ने सिल्वर मेडल लिया, आपने वो अरहम का अनाउंस कर दिया था। मोहम्मद असद चौधरी ने सिल्वर मेडल लिया इंडिविजुअल में और अरहम और असद के टीम वर्क के नतीजे में दो इवेंट्स के अंदर हमारा ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला। और हॉर्स बैक आर्चरी और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को मिलाकर जो एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी जो रैंकिंग बनी, अच्छा, उसमें हम तमाम मुल्कों में तीसरी पोजीशन पे है, हमें ब्रॉन्ज मेडल। चलें, एक तो पहले असद से माजरत, मैंने आपको मेडल मैंने दे दिया, आपने तो ले लिया मेडल, सो ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग अस। जी अच्छा अरहम, आप बताइए किस तरीके से ये एक, जैसे अभी हमें अली ने बताया कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया गया पाकिस्तान की जानिब से और फिर उसमें भी पाकिस्तानी छा गए और आपने किस तरीके से जो है वो सेकंड पोजीशन ले ली, इस हवाले से ज़रा बताएं कैसा था एक्सपीरियंस? हम पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा था इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, रशिया गए हम लोग। काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी हमने प्रैक्टिस की इसकी। एटलीस्ट मैंने जो है वो मैं ये हॉर्स बैक आर्चरी जो है वो 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बीच में गैप आ गया। अच्छा, थोड़ा सा हॉर्स बैक आर्चरी आम देखने वालों को बताइए क्या है? क्या हॉर्स बैक आर्चरी है कि घोड़ा जो है आप उसके ऊपर बैठ के हाफ सीट में होते हैं, मतलब आप हाफ जो है आप खड़े होते हो घोड़े के ऊपर रकाबों के अंदर। अच्छा। और आपने अपनी जो लोअर बॉडी है वो जर्क सारा वो कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है, और अपर बॉडी आपकी स्टेबल हो जाती है ताकि आपका एरो जो है वो स्ट्रेट जाए। ओके। और घोड़ा जो है वो आप फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं और उसके अंदर आपने डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, तो आपने जो है उसमें कुछ में एरो नॉक करके निकलना है। नॉक मतलब एरो लोडेड होगा बो के अंदर, और कुछ के अंदर आपने एरो टारगेट के पास पहुंच के आपने भागते घोड़े के ऊपर नॉक करना है और फिर 3 एरो और लोड भी करना है। हाँ जी। अच्छा, ओके। भागते घोड़े के ऊपर आपने 3 एरो शूट करने हैं। जो हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो कोरियन रेड के नाम से, उसमें 3 टारगेट्स पड़े होते हैं और 90 मीटर का ट्रैक होता है। उसमें आपने पहला एरो शूट करना होता है, नॉक हुआ होता है ऑलरेडी स्टार्ट में, और फिर आपने 2 और
बिटवीन द रन आपने तीर चलाने हैं। हाँ जी। एज पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स घोड़े की सर्टन रफ्तार भी होनी चाहिए, वो नोटिस हो रही होती है कि इस हाँ रफ्तार जी। पे घोड़ा दौड़ रहा है और हाँ फिर जी। आपने तीर चलाना है। जी इस सर्टेन ट्रैक के अंदर जो है वो 14 सेकंड्स का टाइम होता है, 90 मीटर 14 सेकंड्स के अंदर आपने करना है। Okay। और जितना आप जल्दी कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको हर एडवांस सेकंड के अंदर आपको 0.5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जैसे आप टाइम ज़्यादा कर देते हैं तो 0.5 पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। सो डोंट टेल मी टर्किश ने आपसे बेहतर पोजीशन ली इसमें? टर्किश प्लेयर्स जो थे, टर्किश मुझे झंडा नजर आया इसलिए मैंने उनको पूछा, नहीं। बिकॉज़ मेरे जहन में ना आपके इस अंदाज से अर्तुगरुल चल रहा है। नहीं चलते घोड़े से तीर चल रहे जो हैं। थी वो थर्ड थी उनकी नहीं पोजीशन भाई टर्किश को बीट करके आ रहे हैं, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ये हमें ज्यादा अच्छा लगा। अब आप बताइए, ऐसा साहब कह रहे थे मुझसे कम बातें कीजिए, मैं कम बोलता हूँ, जो हमें ये कह देना उससे तो हम बहुत बातें करते हैं, ये हमारा मसला है। सबसे पहले बताइए फील कैसी है? माशाल्लाह रशिया के अंदर जाके जीतना बड़ी बात है, बड़ा एजाज है। जी मतलब जो है ये हमें फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस मिला था कि इस तरह से फर्स्ट टाइम गए थे, और बल्कि हम मतलब जो है इस चीज़ को बल्कि हम लोग जो है वो सोच भी नहीं रहे थे कि इस तरह से परफॉर्म करके आएंगे। अच्छा। तो वहाँ से जीत के आ गए। कितनी ट्रेनिंग की यहाँ पे रहते थे? यही कितनी मैं पूछने practice? वाली हाँ, थी कि भाई practice। बहुत Sorry, टफ है guys, इसकी जो- ट्रेनिंग। नहीं नहीं it's मुझे okay। तो तकरीबन इस स्पोर्ट्स को खेले हुए 2 हफ्ते हुए थे सिर्फ, अच्छा। और बस यही टाइम था जो मैंने मतलब जो है वो शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस की थी मैंने यहाँ पर, तो उसी में जो हुआ सो हुआ। अच्छा अच्छा, और सद आप भी बताएं कि आप माइंड में कैसे आया कि ये करना चाहिए, ये एडवेंचर करना चाहिए, और इतना डिफिकल्ट, और इसके लिए ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है और कितना यानी टाइम किसी को क्यों चूज किया? हाँ, इसी को क्यों चूज? जो है मतलब मुझे हॉर्स राइडिंग को करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। अच्छा। तो ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स जो है मतलब वो मैंने खेली है। फैमिली में भी कोई करता था पहले? सारी घर पे फैमिली घोड़े थे? करती है, हाँ जी, सारी मतलब अच्छा। ऑलमोस्ट जो है करती है। अब मतलब ये वाली जो स्पोर्ट्स थी ना, ये मुझे जो है ना ख़ास तौर पे पसंद आई, क्योंकि इसमें साथ में शूटिंग भी है, हॉर्स बैक आर्चरी भी हो रही है, और जो है आप बड़ा स्टाइलिश काम है सर ये। हाँ मैं जी। तो इमेजिन कर रहा हूँ। मैं भी यही सून किसी टीवी कमर्शियल वाले को चाहिए कि इस टीम से रब्ता करे और वो जल्दी इनसे पूछे कि भाई आप हमारे एक टीवी कमर्शियल में। फवाद, अब तक हमने जितनी बातें की हैं, सॉरी हम थोड़ा कम आए आपकी तरफ, लेकिन अब ये बताइए कि इसका मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में? थोड़ा सा महंगा खेल मुझे लग रहा है, जाहिर बात है आपने एक हॉर्स को और इस तरह के हॉर्स को उसको रखना है, उसको मेंटेन करना है, फिर साथ अपनी प्रैक्टिस, यानी कि ये सिर्फ एक एथलीट के ऊपर या एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट गेम नहीं है, इसमें एक हॉर्स भी इन्वॉल्व है जिसको बहुत एक्स्ट्रा किस्म की केयर चाहिए होगी टू बी फिट फॉर इट। क्या टेक है सर, ये इसका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, कोई एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है ये। इफ यू डू इट स्मार्टली यू कैन डू इट। ओके। आप राइडिंग स्कूल ज्वाइन करें, राइडिंग स्कूल के अंदर राइडिंग स्कूल के हॉर्सेस हैं, उन हॉर्सेस को यूटिलाइज कीजिए और एथलीट बनिए, अपनी रैंकिंग अप कीजिए। ओके। और जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जाते हैं तो यू डोंट हैव टू कैरी योर हॉर्स विद यू। बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपने अपना घोड़ा साथ लेके जाना है। ओके, यू डोंट हैव टू कैरी योर हॉर्स, ठीक है। दे प्रोवाइड यू द हॉर्स, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। यू नो, ये जो अरहम है, So is it somehow a luck factor that you're gonna get a horse that you know somehow gonna incorporate with you? आपकी बात समझ रहा है, या फिर ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने एक अजनबी घोड़े को कैसे सहलाना है, कैसे उसको अपने मुताबिक चलाना है? देयर इज अ लक फैक्टर, ओके, दैट इफ यू फाइंड अ गुड हॉर्स, अच्छा। जरा थोड़ा सिंक्रोनाइज करना आसान है, देयर इज, बट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। यू नो, व्हेन यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर घोड़े को लुक आफ्टर करने की पोजीशन में हो। यही आपकी हॉर्समैनशिप है। अच्छा। अब मैं आपको गाड़ी का कहूँ तो ये गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं और आपको ऑडी मिले तो आप फिर यू नो, नहीं जी नहीं, मैं जो है ना कोरोना नहीं चला सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सही सही। आपको हर गाड़ी ड्राइव करनी है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में भी आपको किसी भी तरह का हॉर्स मिल सकता है, एंड यू हैव टू मैनेज इट। ठीक है। यही मैनेजमेंट जो है आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। मैं क्विकली, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, 30 सेकंड में आप दोनों के लिए रखूंगा। फ्यूचर प्लान्स क्या है? सबसे पहले आपसे अरहम, क्या इरादे हैं फ्यूचर में? इंशाल्लाह आगे अपकमिंग टूर्नामेंट जो भी होता है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि हम उसमें जा सकें तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गोल्ड लेके आएंगे, फर्स्ट पोजीशन इंशाल्लाह। इंटरनेशनली आपको internationally, इंशाल्लाह हाँ जी, एक्नॉलेज कराएंगे। आपने ऑलरेडी किया है माशाल्लाह सर। हाँ जी जी, असद? इसी हम लोग जो हॉर्स स्पोर्ट्स को परस्यू करेंगे
और आगे जो भी कंपटीशन आएंगे उसमें हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल परफॉर्म है। करेंगे जी। चलें, वो ठीक है, निकलेंगे next ओके। हमारे साथ दोनों हमारे तीनों मेहमान थे कि वेरी मच अली फवाद, अरहम एंड असद फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। भाई हॉर्स बैक आर्चरी एक नया स्पोर्ट्स कंपैरेटिवली है, वैसे तो कदीमी है, बहुत कदीमी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, और अच्छी बात यह कि अब इसकी एक फेडरेशन भी है। सो आप किसी भी हॉर्स क्लब जाइए, घुड़सवारी सीखिए, साथ तीर चलाइए, बजाय इसके कि टिकटॉक बनाएं असल में कीजिए, काम कीजिए, दुनिया में अपना नाम बनवाइए, जैसे कि अरहम ने, असद ने किया है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक ब्रेक लेनी है हमने? जी हाँ, ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर तो हम सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या हम इसकी अमली मतलब को भी समझते हैं? क्या इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जिस तरह से ढल जाना है, क्या जिस तरह उसवा कामिल के ऊपर अमल करना है, महज नाते पढ़ने से, जुलूसों में शामिल होने से काफ़ी है, या मजालिस के अंदर बैठने से काफ़ी है, या फिर इसके अंदर मज़ीद ऐसा रंग चाहिए जैसा है उस वक्त असहाबे कराम ने अमली तौर पर इश्क़ रसूल से साबित किया, जिससे हम कम अज़ कम उस सफ़ में तो खड़े हों कि हमें गिना जाए कि हाँ ये शाख में से हैं, इन्होंने कोशिश की थी इश्क़ करने की, या इन्होंने कोशिश की थी मेरे करीब रहने की। वो अमली नमूना क्या हो सकता है, इस पे हमने बात करनी है। रबीउल अव्वल का महीना है और हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पे बात करें। प्रोफेसर नासिर महमूद, आप जानते हैं उनको, हमारी टीम का हिस्सा ही हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आपको रबीउल अव्वल बहुत मुबारक, और स्क्रीन पहली बार नासिर भाई बात हो रही है, पहली बहार और खूबसूरत बहार जब भी आता है खुशियाँ लेकर आता है, दिल बाग बाग रहता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि हम इश्क़ रसूल की बातें, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं ज़्यादा करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, हर किसी का अपना अंदाज होता है, लेकिन अमली तौर पे क्या है जिसकी बेस पे हम कहें कि हम मुशाक़ रसूल हैं? कैसे प्रूफ करें, कैसे उस लाइन में खड़े हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की और बहुत ही खूबसूरत सवाल से इस खूबसूरत बज़्म का आगाज किया आपने। यकीनन रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुक़द्दसा का ये महीना आका अलैहिस्सलाम की आमद की बिना पर हर मोमिन के लिए बहुत खुशी का सबब है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से बढ़कर तो कोई नेमत, कोई अज़मत हो नहीं सकती कि जिस पर इंसान खुशी का इजहार करे, तो सारी नेमतों से बड़ी नेमत है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपने पूछी और सवाल किया, तो पहली बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उम्मत पर फर्ज किया है। ये जो अल्फाज फरमाए ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन-नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनीन को उनकी जानों से बढ़कर प्यारे हैं। अब कोई जान से बढ़कर प्यारा हो जाए, आप देखें मोहब्बत के लेवल्स होते हैं। इंसान को किसी से मोहब्बत, दुनिया की मालो मता से मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से मोहब्बत है, अपनी दुनिया की बाकी चीजों से, जितनी दुनिया की चीजें हैं, हर वो चीज जिससे इंसान मोहब्बत कर सकता है, उन सारी चीजों से बढ़कर इंसान अपनी जात से मोहब्बत करता है। अपनी जान की मोहब्बत हर शय से बढ़ जाती है। रब्बे ज़ुल जलाल ने मोमिन की तारीफ ये की है कि मोमिन वो है जिसको अपनी जान जो सारी दुनिया से बढ़कर अजीज थी, उससे भी ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। अभी जो औला का माना है, इसके मानी मुख्तलिफ किए मुफस्सिरीन ने, आज़ भी किया, अहब भी किया, अल अक़रब भी किया। मैं मोहब्बत अपने इस टॉपिक के लिहाज से उन्हीं मानी में से एक माना ले रहा हूँ, महबूब तरीन हस्ती, इतनी ज्यादा महबूब कि अपनी जान की मोहब्बत जिसकी मोहब्बत से पीछे रह जाए। और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, इमाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, उन्होंने कहा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जिसको मैं उसके औलाद, उसके वालिदैन और सारी दुनिया की मोहब्बत से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, वो मोमिन नहीं हो। ये तो प्रोफेसर साहब यही तकाजा है। तो इस मोहब्बत का इजहार कैसे मुमकिन है, या जो इजहार हम अपने तौर पर कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या वो काफ़ी है? इस मोहब्बत का इजहार आप क्या कहेंगे कि आज के मुसलमान को किस तरीके से करना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा, और वक्त की जरूरत है, पता होना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत अपना इजहार खुद कर लेती है। अगर मोहब्बत हो तो मोहब्बत इजहार चाहती है और मोहब्बत जाहिर हो जाती है इंसान के इखलास से, इंसान के अपने महबूब के साथ लगाव से,
इंसान के अपने महबूब के दरो दीवार के साथ लगाव से, इंसान के अपने महबूब को याद करने से, इंसान के अपने महबूब की हर महबूब चीज को प्यारा जानने से। अब देखिए उम्मत में, ये जो आपका सवाल है मुझे पसंद क्यों आया, मैंने इस उम्मत को तफरीकाबाजी में देखा। उम्मत ने दो तरीके बना लिए। एक ग्रोह वो हुआ जो कहता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार इन चीजों से होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद से, आका अलैहिस्सलाम की नातों से, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के जुलूस से, और सुन्नत की इत्तिबा की तरफ कम जोर देता है। दूसरी तरफ एक ग्रोह दूसरा है जो सिर्फ सुन्नत की इत्तिबा है लेकिन इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, उम्मत का गुलदस्ता इकट्ठा होगा, इन लोगों को इकट्ठा होना होगा, नाते रसूल मकबूल और सुन्नत मुस्तफा। इनको जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती। एक ऐदे हाजिर की बड़ी जरूरत है। हम एक तरफ उस्वा रसूल की बात करते हैं और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतहा पसंदी हमारी तबीयतों के अंदर, हमारी जात के अंदर शिद्दत पसंदी का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर कहीं पे हमें ये लग जाए कि कहीं ने कि किसी ने कुछ ऐसी गुस्ताखाना बात कर दी है, यकीनी तौर पे बतौर मुसलमान हमें हमारा उस पर गुस्सा करना बनता है, हमें उस पर, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल के बनाए हुए या बताए हुए तरीके भी हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जिंदा इंसान को जला दिया गया हो इसलिए कि उसने कुछ भी गलती की है, अगरचे के कुछ लोग ऐसे थे जो उनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा को भी नहीं मानते थे और उनको भी उस पर भी उनकी थॉट्स ऐसी थी। तो इस शिद्दत पसंदी के हवाले से प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे आप, जल्दी से जरा, टाइम कम है। मैं अर्ज कर दूं, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, ये कोई शक नहीं। आपकी सारी बात को एंडोर्स करते हुए एक चीज का इजाफा करूंगा, मुसलमान कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान बाकी हर चीज बर्दाश्त कर देगा लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस बर्दाश्त न कर सकने का इजहार कैसे करना है ये हमने सिखाना है। हम मॉब बन के जलाने वाला, आग लगाने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, बदअमनी करने वाला, ये तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हमारे मुल्क का कानून है, उस कानून के अंदर रहते हुए हमने किसी को अलाउ नहीं करना कि वो ऐसी कोई हरकत करे जिससे किसी भी नबी की शान में, किसी भी आसमानी किताब की शान में और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी हो, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा तरीका इतना मुहज़्ज़ब होगा कि मुहज़्ज़ब दुनिया देखे तो उन्हें लगे कि ये ऐसा तरीका है जिससे वाकयातन हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मर्तबत और मकाम और अजमत को जाहिर कर रहे हैं। ये जो वहशियाना तरीकों पर हम नहीं जाएंगे उससे दुनिया में हम बदनाम होंगे और दीन इस्लाम बदनाम होगा। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये सबसे भी नहीं करेंगे। ठीक है नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। एक तो मौजू हमारा जो ही हमें बहुत मजा आता है बात करने में, लेकिन जब शुरू होता है तो वक्त जो है ना वो आड़े आ जाता है। और ये तो खैर मौजू ऐसा है, हमारे दिलो जान कुर्बान, समंदरों की सयाहियाँ खत्म हो जाएं, दरख्तों की लकड़ियाँ कलमे बन जाएं, खत्म हो जाएं, तो इस मौजू पे बात खत्म नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो उसवा एक कामिल है, ज़रा पढ़िए तो सही, सबसे बेहतरीन उसकी खूबी है। और हदीस मुबारक में से सबसे बेहतरीन वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। इखलाक पे काम कीजिए, हम सबको ज़रूरत है कहीं ना कहीं। बहुत तुर्श, बहुत हार्ड होते जा रहे हैं, ना इस्लाम ऐसा है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ऐसी हैं। इस पे ज़रा काइंडली काम कर लीजिए। रबीउल अव्वल भी आप सबको एक बार फिर मुबारक। दुरूद सलाम का सिलसिला जारी रखिए, नाते पढ़ते रहिए, लेकिन अपनी ज़ात में उसवा कामिल के कुछ एलिमेंट्स, बल्कि सभी एलिमेंट्स ज़रूर शामिल करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी से शामिल और अब बात कर लेते हैं, बल्कि दिखा देते हैं आपको कुछ झलकियां कारवां सराय की, जो एपिसोड आप देखेंगे इतवार की शाम 8:05 पर। मुस्तनसर हुसैन तारर साहब इज द होस्ट। और बात क्या हो रही है देखिए जरा। कारवां सराय आज भी बुलंद पहाड़ों में जो धुंधल का है उसमें पोशीदा होता जाता है। मैं इसमें क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। कमर जमील का एक शेर है कि ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है। ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है। आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। चुनांचे जो फेरी मेडोज़ की यादें हैं वो यही समझिए कि वो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, और जो कुछ ख्वाब में देख रहा हूँ उसको मैं अब कैसे दिखाऊँ आपको। तो हमारे प्रिंस ऑफ फेरी मेडो के साथ भी कुछ इसी किस्म का ही हादसा हुआ। नॉर्मली घर में सीढ़ियाँ उतरने लगा है, पाँव फिसला है, सीढ़ियों से नीचे आया, मफलूज हो गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची, बहुत इलाज मुआवजा हुआ,
और अब वो अपने फेरी मेडो भी नहीं जा सकता, इतना लाचार। गिलगित में रहता है और वहीं उसका क़याम है। ना हम उसके पास जा सकते हैं, ना वो हमारे पास आ सकता है, लेकिन उसके जिक्र के बगैर, उसकी बातों के बगैर पूरे नॉर्थ को समझा नहीं जा सकता। इसलिए हमने वीडियो लिंक के ज़रिए रहमत नबी से रब्ता किया है, तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। रहमत नबी शहजादे। तो ये थी कुछ झलकियां। पूरा एपिसोड आप देख सकेंगे इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर, तो देखना मत भूलिएगा। सिंस इज द वीकेंड तो आप हमारा बेस्ट ऑफ भी देखिएगा, और इसके साथ ही आई बिलीव प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जी हाँ। मुझे एक्सप्रेसो से और एक्सप्रेस न्यूज से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आपसे मेरी मुलाकात होगी पीर को, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।